अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा, मैं हूं प्रोफेसर नदीम और आप देख रहे हैं उर्दू एकेडमी लाहौर का यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं कि जो हमारे पेपर का दूसरा सवाल होता है अशार की तशरीह का, उसका जो पहला हिस्सा होता है हिस्सा नज़म का, उसकी तशरीह कैसे करते हैं। याद रखिए कि जो सवाल नंबर 2 होता है आपके पेपर में, उसके 2 हिस्से होते हैं। यानी ये इंटरमीडिएट की बात कर रहा हूँ, 11वीं और 12वीं में 2 हिस्सों में पहला हिस्सा होता है हिस्सा नज़म का, दूसरा होता है हिस्सा गज़ल का। हिस्सा नज़म भी 10 नंबर का होता है और हिस्सा गज़ल भी 10 नंबर का होता है। इसके अलावा 10 नंबर जो हिस्सा नज़म के होते हैं, तो हिस्सा नज़म के हवाले से एक ज़हन में रखिए कि 2 शेर आपके सिलेबस में हिस्सा नज़म में से आते हैं। 2 शेर हिस्सा नज़म में से आते हैं जो 4-4 नंबर की तशरीह होती है और 1 नंबर शायर के नाम का होता है, 1 नंबर नज़म के उन्वान का होता है। यानी 10 नंबर जो हैं वो हिस्सा नज़म में से आपके आते हैं। वो जो 2 शेर आपके पेपर में आएंगे वो एक ही नज़म में से आएंगे, ये भी ज़हन में रखिएगा। कुछ पॉइंट आप ज़हन नशीन कर लें, उसके बाद हम पेपर का पैटर्न भी आपके साथ शेयर करेंगे। यानी कुछ स्लाइड मैंने एक बनाई है, ज़रा देखिए कि अशार पहले तवज्जो से पढ़ें, नज़म का नाम ज़हन में लाएँ कि कौन सी नज़म है। जब आपको कन्फर्म हो जाए कि ये शेर जो 2 आए हैं ये फ़लाँ नज़म से आए हैं, तो उसके बाद शायर के मौज़ूआत का जायज़ा लें कि वो अपनी शायरी में किस तरह के मौज़ूआत पे बात करता है। उसके यहाँ रूहानी अंसर ज़्यादा है, उसके यहाँ इश्क मजाजी ज़्यादा है, उसके यहाँ समाजी मसाइल ज़्यादा हैं। जिस तरह फैज़ के यहाँ देखिए कि समाजी इशू ज़्यादा होते हैं, ख्वाजा मीर दर्द के यहाँ तसव्वुफ़ का अंसर ज़्यादा है, गालिब के यहाँ फ़लसफ़ियाना मौज़ू ज़्यादा हैं। इस तरह आप मौज़ूआत का जायज़ा लें। जब आप ये कन्फर्म कर लें तो उसके बाद आप हवाला शेर लिखें, यानी शायर का उन्वान लिखें और नज़म का उन्वान, शायर का नाम और नज़म का उन्वान, यानी ये नज़म कहाँ से ली गई है उसको आप लिखें कि शायर फ़लाँ है और नज़म जो है ये फ़लाँ है। इसके बाद ये 2 नंबर का हिस्सा होता है, हवाला शेर जो 2 नंबर का हिस्सा है, शायर का नाम और नज़म का उन्वान 2 नंबर का होता है। फिर आप शेर का मफ़हूम लिखें। मफ़हूम के अलग से नंबर नहीं होते, लेकिन तशरीह के साथ ही नंबर अटैच होते हैं, यानी आप लिखेंगे तो आपको थोड़े अच्छे नंबर मिल जाएंगे। तो मफ़हूम आप 1-1.5 लाइन में लिखेंगे। उसके बाद आपने जब तशरीह शुरू करनी है तो आपने शुरू में शायर का 1 से 1.5 या 2 लाइन के अंदर, 2 सत्रों के अंदर आपने शायर का मुख्तसर तरीन तारुफ करवाना है। उसके तारुफ पर बहुत लंबी चौड़ी बहस नहीं करनी, इंतहाई मुख्तसर तारुफ करवाना है। उसके बाद एक शेर की तशरीह कम अज़ कम आपने 1.5 सफ़े की करनी है। ये भी ज़हन में 1.5 से 2 सफ़े की आपकी तशरीह होनी चाहिए। इससे कम अगर तशरीह होगी तो वो काबिल कबूल नहीं होती। यानी 1 सफ़े की तशरीह में शायर आपको एग्जामिनर आपको 4 नंबर कैसे देगा। अगर आपको पता है कि शेर की तशरीह के 4 नंबर होते हैं, तो अगर 4 नंबरों में से 2 से 3 नंबर भी आपने लेने हैं तो कम अज़ कम आप 1.5 से 2 सफ़े की तशरीह लिखें, मिनिमम 1.5 सफ़ा होना चाहिए। इसके अलावा एक चीज़ ज़हन में रखें कि नज़म के जो दोनों शेर होंगे वो एक साथ तशरीह किए जा सकते हैं। नज़म के दोनों शेर एक साथ तशरीह किए जा सकते हैं। स्लाइड के ऊपर आपको 3 लिखा नज़र आ रहा है, ये गलती से हुआ है। नज़म के 2 शेर होते हैं, तो नज़म के दोनों शेर एक साथ तशरीह हो सकते हैं। इसके अलावा तशरीह में हवाले देना बहुत ज़रूरी है। हवाले देना इसलिए ज़रूरी है कि आप अपनी तशरीह में बात को वजाहत से बयान करते हैं तो उसके लिए आपने दलील भी देनी होती है। दलील के तौर पर जो है आप हवाला देंगे और हवाला आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा पेपर के अंदर। हवाले के साथ आप ज़हन में के हवाले में हम अशार भी दे सकते हैं, अकवाल भी, अहादीस भी, कोई वाक़या भी लिख सकते हैं, लेकिन उस हवाले से जिस तरह का आपका शेर की तशरीह है, ऐसा नहीं कि हवाला बिल्कुल और हो और शेर की तशरीह किसी और मौजू की हो और आप ऐसे ही मुफ्त में उसमें हवाले ऐड करते जाएं। जिस तरह मैं अक्सर कहता हूं कि हवाला गलत नहीं होना चाहिए, ये भी ज़हन में रखिएगा। अगर आप हवाला गलत देंगे तो उसका नंबर कट जाएगा, तो हवाला गलत नहीं होना चाहिए। और अभी आप पेपर भी आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रहा है कि किस तरह शायर ने जो है एग्जामिनर ने किस तरह पेपर को तवज्जो के साथ करवाया हुआ है ताकि आप लोग बेहतरी के साथ इसको हल कर सकें। तो ये बात ज़हन नशीन कर लें कि अगर आप शेर में हवाला देते हैं तो उसके नंबर आपको ज़्यादा मिलते हैं। हाँ, जिस तरह मैंने पहले जिक्र किया कि नज़म के अशार की तशरीह हम इकट्ठी कर सकते हैं, लेकिन गज़ल के अशार की तशरीह इकट्ठी नहीं हो सकती। गज़ल के 3 शेर होते हैं और नज़म का सिर्फ 1 शेर जो है 2 शेर आते हैं, और उन सब की तशरीह आपने इकट्ठी, गज़ल की इकट्ठी और अलग अलग और नज़म की आपने
اکٹھی کرنی ہوتی ہے. یہ چیز آپ ذرا ذہن نشین کر لیجئے گا. کیوں؟ اچھا، دوسری بات جو میں غزل میں بھی جا کے بتاؤں گا کہ ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ نظم ہو یا غزل، اس کے دونوں شعر ایک ہی نظم میں سے اور ایک ہی غزل میں سے آتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ اس کی ایک شعر اور غزل سے نظم سے آ جائے ایک اور سے، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ وہ ایک ہی حصے سے تمام چیزیں جو ہیں وہ آپ کے سلیبس میں آتی ہیں. اس لیے آپ کوشش کریں کہ اس کو تھوڑا سا جب آپ کو ایک شاعر کے نام کو، کچھ بچے غلطی کرتے ہیں کہ ایک شعر کے لیے کسی اور شاعر کا نام اور نظم کا عنوان اور دوسرے کے لیے کسی اور کے شاعر کا نام اور نظم کا عنوان، اس طرح لکھ کے وہ اپنا جو ہے وہ کوشچن کا بیڑا غرق کر لیتے ہیں. تو اس لیے یہ بتانا مقصود ہے کہ ہمیشہ ایک ہی سے یہ چیزیں ساری جو ہے وہ پیپر میں آتی ہیں. اس چیز کو آپ نے ذہن نشین کر لینا ہے. آپ سب کی سماعتوں کا بہت شکریہ. سلامت رہیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں. انشاءاللہ ہم اسی طرح کی ایک حصہ میں بناؤں گا جس میں غزل کے حوالے سے بات کروں گا کہ غزل کی تشریح جو ہے اس کو ہم نے کیسے کرنا ہوتا ہے اور اس کی جو چیزیں ہیں وہ کس طرح ہم نے تشریح کے ساتھ اٹیچ کرنی ہیں. بہت شکریہ.